अनुपम प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। चमोली से बड़ी खबर है। यहां पर भारत चीन सीमा पर स्थित नीति मलारी घाटी के बेहर गांव में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई घर जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राहत की बात यह रही कि इन दिनों शीतकालीन प्रवास के चलते ग्रामीण निचले इलाकों में रहने आए हुए हैं और गांव में कोई भी रह नहीं रहा था। इससे बड़ी जनहानि का खतरा टल गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जोशीमठ से फायर सर्विस, पुलिस और मेहरगांव के पास मौजूद आईटीबीपी की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। फिलहाल राहत और बचाव दल आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जोशीमठ से राहत और बचाव की टीम वहां पर भेजी गई है। मेहरगांव चमोली की तस्वीरें। नीति मलारी घाटी के मेहरगांव में यहां पर आग लगी हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी जनहानि का खतरा वहां पर टल गया है। पता नहीं, यहाँ पे 1-2 मकान चपेट में आ चुके हैं। आग रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में उत्तराखंड के सितारगंज के रहने वाले राकेश की मौत हुई है। सितारगंज में शक्ति फॉर्म के रहने वाला राकेश स्टूडेंट वीजा पर रूस गया था और वहां रूस यूक्रेन युद्ध में बतौर सैनिक शामिल हो गया। इसी महीने राकेश की मौत हुई थी, जिसके बाद परिवार ने अधिकारियों से मदद मांगी और आज गमगीन माहौल में राकेश का अंतिम संस्कार किया गया। 24 साल का राकेश स्टडी वीजा पर रूस पढ़ाई करने गया था। इस दौरान राकेश का वीजा और पासपोर्ट जब्त कर उसे जबरदस्ती रूसी सेना में भर्ती कर दिया गया था, जिसके बाद उसके परिजनों को सूचना मिलने के बाद उन्होंने प्रयास किया कि उनका बेटा रूस से वापस आ जाए। 10 दिन पहले अधिकारियों ने परिवार से संपर्क कर बताया कि राकेश शहीद हो गया, जिसके बाद अब उसका अंतिम संस्कार किया गया है। जसपुर के पास एक बाइक सवार पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया, जिससे बाइक सवार युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में बाइक सवार जा रहा था, तभी जंगल से निकलकर गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। गुस्सा देखा गया। वहीं अब आसपास के गांव के लोगों को गुलदार का डर सताने लगा है। उधम सिंह नगर जिले की काशीपुर पुलिस और एसओजी ने संयुक्त रूप से एक ट्रांसपोर्ट पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की हैं। टीम ने नशीली दवाओं और ट्रांसपोर्ट के ब्रांच हेड पवन कुमार से रिपुल चौहान के बारे में पूछताछ की। पूछताछ में कर्मचारी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट की बुकिंग ब्रांच जालंधर से वत्सल मेडिकल स्टोर के नाम से 2 शिपमेंट सिर्फ एक्सप्रेस पर 13 दिसंबर को रिसीव हुए हैं, जो कि 18 पेटियों में आया है। पुलिस ने पेटियों की तलाशी ली तो उसमें से 43,950 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। इसकी कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने नशीले इंजेक्शन को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आरोपी रिपुल चौहान की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऑर्फिन के 39,950 इंजेक्शन और रेक्सोजेसिक के 4,000 इंजेक्शन, कुल 43,950 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जिनकी बाजार में खुदरा कीमत लगभग 1,30,00,000 के आसपास अनुमानित है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3,848 लाभार्थियों के बैंक खातों में 33.22 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना पलायन रोकने, स्थानीय रोजगार सृजन और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। सीएम ने इस दौरान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभार्थियों से संवाद भी किया। लोहाघाट चंपावत के कमल सिंह पार्थोली ने कहा है कि उन्होंने स्मार्ट लाइब्रेरी के लिए इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन लिया। अभी भी यहां पर 130 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अब ई लाइब्रेरी भी बनाएंगे। सीएम ने उधम सिंह नगर के प्रदीप अग्रवाल, उत्तरकाशी के जसपाल से भी बातचीत कर उनका इनपुट लिया।
उत्तराखंड में सरकार ने आज से जन जन की सरकार जन जन के द्वार प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत 28 विभाग न्याय पंचायत लेवल पर जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। अभियान के तहत प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे जो लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और विभागों से जुड़ी योजनाओं से लोगों को जोड़ रहे हैं। इस मौके पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने चुनाव में जाने से पहले सरकार की प्राथमिकताएं भी गिनाई हैं। से कनेक्टिविटी का एक नया महाअभियान शुरू किया है, जिसको नाम दिया गया है जन जन की सरकार जन जन के द्वार। हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, जिन्होंने इस अभियान की कल्पना की और जिन्होंने इसको लॉन्च किया। सर, जो आपने जन जन की सरकार जन जन का अभियान शुरू किया है न्याय पंचायत लेवल पर जाने तक का, क्या कुछ उद्देश्य सर इसके पीछे? देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये अभियान मुख्यतः इसलिए चलाया जा रहा है कि आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीब जनता को, दूर दराज के रहने वाले लोगों को, माताओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को अपने काम करवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, दूर कहीं जाना न पड़े, कोई धनराशि उनके खर्च न करनी पड़े, संसाधन न लगाने पड़े और उनके घर के पास जाकर सरकार जितने भी लाभार्थी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, राज्य की, केंद्र की, अन्य जो बहुत सारे प्रमाण पत्र बनने हैं, बहुत सारी जो हमारी अनुदान की योजनाएं हैं या बहुत सारे काम रुके हुए हैं, विकास के काम रुके हुए हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, अनेक सारे प्रमाण पत्र बनने होते हैं, तमाम जो है अन्य समीक्षाएं होती हैं, वो लोगों के घर के पास में ही हो जाएं। उनको अपने घर पर ही सारे विभाग मिल रहे हैं और 28 विभाग प्रशासन के एक साथ मिलकर इन बहुउद्देशीय शिविरों में जाएंगे, इन कैंपों में जाएंगे, कैंप लगाए जाएंगे। आज से एक अभियान प्रारंभ हो गया है और सभी जिलाधिकारी अपने जिले में इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और कमिश्नर मॉनिटरिंग करेंगे, चीफ सेक्रेटरी करेंगे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री यहाँ से देखेंगे। मैं स्वयं भी लगातार इनसे जुड़ूंगा और प्रमुख हमारे अधिकारी भी शासन के, वो भी इन कैंपों में प्रतिभाग करेंगे। हमारे सारे मंत्रीगण भी जनपद स्तर पर इसकी समीक्षा भी करेंगे। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपने बुधवार को एक महाअभियान का श्री गणेश किया, जिसके तहत 28 विभागों के जो अधिकारी हैं वो 970 ग्राम पंचायतों में जाएंगे और लोगों की समस्याएं उनके घर पर, उनके द्वार पर सुनेंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18, देहरादून। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में वनफूलपुरा इलाके के बारे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यहां न सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए हैं, बल्कि एक कब्जाधारी जमकर सरकारी बिजली भी मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका अपने गैर कानूनी कामों का अड्डा बन चुका है। यहाँ न सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए हैं, बल्कि अब बिजली चोरी का भी बड़ा खुलासा हुआ है। बनभूलपुरा को बिजली सप्लाई करने वाले आजाद नगर और गांधीनगर फीडर से 70 से 80% लाइन लॉस हो रहा है और ये हाल तब है जब यहाँ की सप्लाई लाइन ठीक है। बिना तकनीकी खराबी के लाइन लॉस साफ तौर पर बिजली चोरी का है, जिसे यहाँ के लोग कटिया डालकर चुराते हैं। इसमें चूंकि लाइन लॉस के मामले हैं और ये केवल ये नहीं कि कोई बात में आया हो, ये तो साबित भी हो गया है कि लाइन लॉस के मैक्सिमम मामले उस एरियाज में हैं। तो अगर डिपार्टमेंट को लगता है हमारी मदद की अगर जरूरत है तो वो हमसे मांग करेंगे, हमको बोलेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे। हल्द्वानी के मेयर तो साफ साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि बनभूलपुरा में बिजली चोरी जैसी गैर कानूनी काम आज से नहीं बल्कि लंबे समय से हो रहे हैं, लेकिन सरकार की सख्ती के कारण अब इस चोरी का खुलासा हो रहा है। कल ही नहीं हो रही, वो बरसों से हो रही है और अब जाकर सरकार का ध्यान उस तरफ गया है और मैं कमिश्नर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि वो उस तरफ गए और इस बात को उन्होंने उजागर भी किया है। दरअसल बनभूलपुरा में कई बड़े और पुराने बकायेदार हैं
संकरी गलियों में रहने वाले इनमें से कई लोगों ने बिजली बिल काफी लंबे समय से नहीं चुकाया, जिनमें से कई कनेक्शंस बहुत पहले ही कट चुके हैं। लेकिन गलियों का फायदा उठाकर ये सभी कटिया डालकर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। ऐसे में इन लोगों को अब सरकारी करंट लगना तय है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ सालों में देहरादून के पछवादून और जौनसार पावर क्षेत्र में डेमोग्राफी में काफी बदलाव देखने को मिला है। यानी कि अगर ये कहें कि डेमोग्राफिक चेंजेस काफी देखने को मिले हैं तो गलत नहीं होगा। जिला प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। देहरादून का पछवादून क्षेत्र हिमाचल और यूपी की सीमा से सटा हुआ इलाका है, जहां चंद सालों में यहां बाहरी लोगों की बसावट ने सबको चौंका दिया है। जनजातीय क्षेत्र जौनसार भाबर भी इससे अछूता नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि पछवादून और जौनसार भाबर के करीब 42 गांव अब मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अवैध घुसपैठ को माना है और कहा है कि पछवादून के कई गांव पहले से ही मुस्लिम बहुसंख्यक थे। वहीं हिंदू संगठनों का आरोप है कि ये प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से की गई है। यह करनी चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पहले से लोग रह रहे हैं, मान लो ये पछवादून में 28 गांव हैं, इनमें पहले से ही जो है लोग मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक में नहीं बल्कि बहुसंख्यक हैं और वो आगे बढ़े भी हैं तो बहुसंख्यक रहेंगे ही, अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे। और मान लीजिए कि अगर उसको हम ये कहें कि ये इसमें डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो फिर वो तो सारे मुल्क में हो रही है। सरकार ही नहीं, वहाँ के स्थानीय लोगों को, स्थानीय नेताओं को भी इस बात की चिंता करनी चाहिए कि भैया अगर यहाँ की डेमोग्राफी जिस तरह से बदल रही है, अगर उस तरह से बदल गई तो सनातन खतरे में आ जाएगा, हमारे पूर्वजों की धरोहर। सरकार ने भी मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां 5 सालों में हुई घुसपैठ और सरकारी जमीनों पर कब्जों की जांच कर रही है और प्रशासन भी जांच पूरी होने के बाद डेमोग्राफी बदलाव करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है। शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं। विगत 5 वर्षों में जो भी प्रमाण पत्र तहसील स्तर से जारी हुए हैं उनका डेटा हमने निकाल लिया है और उनका सघन सत्यापन कराया जा रहा है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा ये बनाए गए हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा लगाए गए थे। अगर कहीं पे भी जो अवैध डॉक्यूमेंट्सों के आधार पर चीज़ें प्राप्त की गई हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हमारे द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड सरकार भी लगातार डेमोग्राफी चेंज होने की बात कह रही है और बाहरियों के खिलाफ लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है, जिससे देवभूमि का अस्तित्व बचाया जा सके। विकासनगर से न्यूज़ 18 के लिए कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। पत्रकार पंकज मिश्रा हत्याकांड में देहरादून पुलिस ने अमित सहगल और मुंबई निवासी पार्थोशील को गिरफ्तार किया है। दोनों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों पर पंकज के घर में घुसकर मारपीट का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पत्रकार पंकज मिश्रा की मौत का मामला दूसरे दिन भी सुर्खियों में रहा है। स्पेशल पैनल ने, आपको बता दें कि स्पेशल पैनल तैयार किया गया जिसने पोस्टमार्टम में काफी वक्त लिया है और शाम 5 बजे कार्रवाई पूरी हो सकी है, जिस वजह से अब गुरुवार को हरिद्वार में अंतिम संस्कार होगा। दिवंगत पंकज मिश्रा के भाई अरविंद मिश्रा और पत्नी लक्ष्मी ने कोरोनेशन हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इसे बड़ी साजिश करार देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है और पत्रकार अमित सहगल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अरविंद मिश्रा ने कहा है कि अमित सहगल ने वारदात करने से पहले 15 दिसंबर को उनसे भी बातचीत की थी और धमकी भरे अंदाज में कहा था कि वे उनके भाई पंकज को पत्रकारिता सिखा देंगे। अरविंद मिश्रा और पंकज मिश्रा की पत्नी ने कहा कि अमित सहगल और उसके गैंग ने घर में घुसकर मारपीट की और उनके भाई को बहुत मारा, लेकिन 16 दिसंबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच्चाई सामने नहीं आने पर गंभीर सवाल भी उठाए गए हैं।
उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 20 और 21 दिसंबर को प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई है और प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरा बना रहेगा, इस तरह का अनुमान जताया गया है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई है। तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट है। उत्तराखंड में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। 20 और 21 दिसंबर को बारिश का अनुमान जताया गया है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। बागेश्वर के कई ग्रामीण इलाकों में इन दिनों गुलदार की दहशत काफी बढ़ गई है। आए दिन गुलदार खेतों और रास्तों पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बागेश्वर में खड़िया खनन में लगे वाहनों पर हाईकोर्ट ने जीपीएस सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। साथ ही जीपीएस को ई रवन्ना पोर्टल से लिंक करने के लिए कहा गया है। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। चमोली में भी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बैरांगना न्याय पंचायत में 23 प्रमुख विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। हरिद्वार में जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत जिले की सभी न्याय पंचायतों में सरकारी सेवाओं के कैंप लगाए गए हैं। बागेश्वर पुलिस ने 4 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसको जेल भेज दिया गया। 22 दिसंबर को वकील देहरादून के घंटाघर पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इसके चलते शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस ने धारा 223 लागू कर दी है। बागेश्वर में बीडीसी बैठक काफी हंगामेदार रही। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पेयजल, जर्जर सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर ग्राम प्रधानों को तीखी नाराजगी जताई है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर ने सोमेश्वर में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया। 1 करोड़ की लागत से मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। बागेश्वर में ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में खुली बैठकों की शुरुआत की, जिसके तहत भविष्य की विकास की रणनीति तैयार की जा रही है।